नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मटौर। मिथिलांचल के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट पर आज से उड़ान सेवा की शुरुआत होने वाली है। पहली फ्लाइट सुबह 11:05 पर लैंड करेगी, यानी कि बेंगलुरु से उड़ान भरने वाली ये पहली फ्लाइट दरभंगा में 11:05 पर लैंड करेगी। आपको बता दें, दिल्ली के लिए भी आज यहां 11:45 पर फ्लाइट रवाना होगी। और हमारे साथ खुद संजय झा जुड़े हुए हैं, जिनका ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। संजय झा जी, कितना फायदा होगा मिथिलांचल को और आसपास के इलाकों को, और क्या इसे ऐतिहासिक दिन कहा जाए? नॉर्थ बिहार के लिए, पार्ट के लिए, और ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा इस एरिया को एयरपोर्ट शुरू होने से। और मुझे लगता है कि ये पटना में जितना ट्रैफिक मिलता है उसके आसपास या मे भी उससे ज्यादा ही ट्रैफिक जितने लोग पूरे नॉर्थ बिहार के पूरे देश में रहता है। और इसके अलावा ट्रैफिक के लिए तो है ही, ट्रेवल करने के लिए, इसके अलावा कल को कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अदरवाइज कोई आकर के कुछ खोलना चाहता है, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, सारा चीज जो जुड़ा हुआ है जी। दरभंगा में एम्स बनना है तो कोई बड़े डॉक्टर को आना है, ये सारा चीज को ट्रांसफॉर्म कर देगा ये एयरपोर्ट। ये मिथिला के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक पल मुझे ध्यान नहीं आता पिछले दिनों में कोई हुआ। हम लोग के लाइफ टाइम में तो ये सबसे बड़ी चीज मुझे दिखाई पड़ता है। संजय झा जी, एक चीज तो और साफ हो गई है कि अब एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात कि यहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा मिथिला का एरिया रूरल टूरिज्म से लेकर के और मधुबनी का वहाँ एरिया है, लोग आते हैं, और पूरा जनकपुर और नेपाल का जो एरिया है, और मिथिला में भी एक से एक सेंटर है। तो बिल्कुल, क्योंकि स्टेशन मांडी से टू पे स्टक हो जाते थे, वहाँ प्रॉब्लम होता था, तो बहुत लोग इसलिए भी अवॉइड करते थे। अब ये होने से जो लोगों का आना जाना है, ये ग्लोबल, ये फ्यूचर में तो पूरा पोटेंशियल है इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का। तो इतने लोग बाहर रहते हैं, इतने लोग आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटन के दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से, ट्रेवल के दृष्टि से, हर एक दृष्टि से ये मिथिला का पूरा एरिया, जिसको कहते हैं ना कि आप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाना, गेम चेंजर होगा। ये पूरा एरिया के लिए चेंजर हो गया ये एयरपोर्ट। अब ये फंक्शनल हो गया। आज से सोचिए, फ्लाइट आज लैंड कर रहा है बेंगलुरु से या दिल्ली से, मुंबई से, और इसके बाद और भी जो प्लेयर हैं एविएशन सेक्टर में, अभी तो स्पाइस जेट आया है, कल को इंडिगो है या अदर एयरलाइंस है, वो भी आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और जो सिटी है उससे कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। कल कोई इंटरनेशनल होता है तो यहाँ से डायरेक्ट ये सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं, जब हम लोगों ने शुरू किया 2016-17 में जी, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता था कि एयरपोर्ट, स्वाभाविक है एयरपोर्ट हो सकता है, और धीरे धीरे ये तो रियलिटी में सच में ये तो बिल्कुल सामने में है सब कुछ। तो कल को ये अंतर्राष्ट्रीय भी बनेगा, यहाँ से बाहर भी जा सकता है। और जैसा आपने कहा कि पर्यटन के दृष्टि से, हर एक दृष्टि से मेरे ख्याल से, और अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को एयरपोर्ट के आसपास अदर गाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए अदर सेक्टर में, मेरे ख्याल से, या बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, बराबर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कल को यही खुल सकता है आकर के, यही लोग, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है होना। एयर कनेक्टिविटी तो मुझे लगता है मिथिला एरिया को, सिर्फ ये दरभंगा का यही चीज नहीं, ये पूरा सीमांचल, नेपाल और जो पूरा मिथिला का एरिया है, ये सारे लोगों के लिए एयरपोर्ट, मैंने कोई मुजफ्फरपुर से पटना जाएगा वो तो 1 घंटा में दरभंगा आ जाएगा, या समस्तीपुर से कोई जाएगा, या सुपौल सहरसा से कोई जाएगा, ये पूरा बेल्ट की सबसे बड़ा सेंटर हो गया। संजय झा जी, जिस तरीके से अगर बात दरभंगा की करें, दरभंगा के आसपास की बात करें, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सभी जिलों की बात करें, तो व्यावसायिक तौर पर भी इससे अब काफी बढ़ावा मिलेगा एयरपोर्ट के शुरू होने से। 100% कल को कोई, हमारे ही बहुत सारे लोग आकर के बाहर है, वो आकर के कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो एयर कनेक्टिविटी होने से आपको उनको मेजर सुविधा हो जाएगी, जो अभी तक नहीं थी। सिर्फ कम्युनिकेशन के कारण उनको लगता था
कि कैसे पहुंचेंगे वहां पर। और कल को तो इसलिए व्यवसाय, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आपको टूरिज्म, नॉर्मल जो मूवमेंट है, उड़ान स्कीम है, तो इसका थोड़ा रेट भी आगे कम होगा ट्रेवल करने में। ये सारा चीज जो है इससे कनेक्टेड है, कल को कुछ भी कर सकता है कोई भी चीज। ये एयर मैप पे आने के बाद, तो दरभंगा एयर मैप पे आ गया, तो आने के बाद बने स्काई इज द लिमिट, सब कुछ पॉसिबल है वहां करना। और वो दिखेगा अगले 2-3 साल में, वो चीज धीरे धीरे दिखेगा कि दरभंगा में जो कैसे चीजें। मुझे बिल्कुल मैं कन्विंस हूँ कि ट्रैफिक इतना ज्यादा होगा यहाँ पर कि चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय झा जी। तो दरभंगा और मिथिला के लिए काफी मायनों में ये शुरुआत अहम होगी। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर आज से उड़ान की शुरुआत हो रही है। उड़ान सेवा यहां से अब शुरू हो जाएगी। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से 11:05 पर दरभंगा में लैंड करेगी और यहां से राजधानी दिल्ली के लिए आज ही 11:45 पर उड़ान भी भरेगी। और अब बात करते हैं एग्जिट पोल्स की, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के नतीजे भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले सबकी नजरें न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर टिकी रही। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो महागठबंधन को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य की तरह ही आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जहां महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, तो भास्कर के सर्वे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को छूता दिख रहा है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को 120 से 127 सीटों का अनुमान है, तो महागठबंधन 71 से 91 सीटों तक ही सिमटता दिख रहा है। भास्कर ने एलजेपी को 12 से 23 सीट दिया है, तो अन्य के खाते में 19 से 27 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे ही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन के 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि महागठबंधन को थोड़ी बढ़त जरूर है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल थोड़ा और ज्यादा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और तीसरे चरण के मतदान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबको इंतजार 10 नवंबर का है, जब नतीजे आएंगे। मतदाताओं का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 10 को ही पता चलेगा, लेकिन नेताओं ने जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया है। मतदान संपन्न, अब नतीजों का इंतजार। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। जनता का मत मतदान बॉक्स में बंद है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन नेताओं ने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के मनोज झा ने महागठबंधन की जीत का दावा किया, तो कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव में 130 से 135 सीटों के साथ बहुमत का दावा किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए 160 सीटों से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहा है। मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मुझे ये उम्मीद है कि गठबंधन को 135 से 150 या शायद उससे भी अधिक सीटें मिले, पर अब इन आंकलनों का कोई मायने नहीं बचा। अब तो वोट डल चुके हैं और 10 को नतीजा आएगा और बदलाव के लिए बिहार ने वोट दिया है, हमें संपूर्ण विश्वास है। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा और जनता ने जो विश्वास किया है वह हर जगह हमें देखने को मिला है। और जो शांत मतदाता हैं, जो अपने घरों में रहने वाले मतदाता हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति वोटिंग की है, वह अपने आप में इतिहास में जाना जाएगा। कौन जीता कौन हारा, किसकी बनेगी बिहार में सरकार, इन सारे सवालों के जवाब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगी और सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। तब तक राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसे ही दावे का दौर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए के नेताओं को बिहार में अब भी सरकार बनने की उम्मीद क्यों है? इसके लिए 2015 का एग्जिट पोल देखना होगा, क्योंकि उस वक्त भी एग्जिट पोल के आंकड़े और परिणाम कुछ अलग अलग थे। अगर बात हम एग्जिट पोल की करें तो elections.in के एग्जिट पोल भी अलग थे। एनडीटीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और गठबंधन को 120 से 130 सीटें, जेडीयू और गठबंधन को 105 से 115 सीटें दी गई थी, लेकिन हुआ उल्टा। एबीपी निल्सन के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 108 सीटें दी गई थीं, जेडीयू गठबंधन को 130 प्लस सीटें दी गई थीं, लेकिन आंकड़े अलग थे। इंडिया टुडे सिसेरो के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 120 सीटें दी गई थीं, जेडीयू गठबंधन को 107 सीटें दी गई थीं। इसी तरह न्यूज नेशन की तरफ से बीजेपी गठबंधन को 117 और जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन को 122 सीटें दी गई थी। बात अगर हम बीजेपी गठबंधन की CNN न्यूज एक्स के मुताबिक करें तो 93 सीटें दी गई थी, जेडीयू गठबंधन को 132 सीटें दी गई थी और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 155 सीटें दी गई थी और जेडीयू गठबंधन को महज 83 सीटें दी गई थी। 78 सीटों पर मतदान के साथ 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। अब इंतजार है 10 तारीख का, जब दलों की असली ताकत सामने आएगी। 2020 के नतीजों से पहले एक नजर डालते हैं 2015 के नतीजों पर कि तीनों चरणों में चुनाव में किन सीटों पर किस दल का दबदबा था। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। 243 सीटों पर जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता के मतों की पेटी खुलेगी और बिहार का नया जनादेश सामने आएगा। लिहाजा नतीजों से पहले तमाम दलों की सांसें अटकी हुई हैं। कोई दल ये दावा नहीं कर सकता कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है, क्योंकि 2015 के मुकाबले इस बार सियासी समीकरण की तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ ही 2015 के मुकाबले बदले हुए थे। लिहाजा बिहार के परिणाम पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ। तीनों चरणों के हिसाब से 2015 में जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पहले चरण में
जिन 71 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें सबसे ज्यादा 27 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 18, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं। जाहिर है पहले चरण की 71 सीटों पर आरजेडी का दबदबा था। अब जरा दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 94 सीटों पर 2015 में किसका दबदबा था उस पर भी नजर डालते हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों पर सबसे ज्यादा 33 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 30, बीजेपी 20, कांग्रेस 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। जाहिर है पहले और दूसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, लेकिन तीसरे चरण की 71 सीटों में सबसे ज्यादा जेडीयू का कब्जा 23 सीटों पर था, जबकि आरजेडी 20, बीजेपी 20, कांग्रेस 11 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं। जाहिर है इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो नतीजों में भी फर्क आ सकता है। लिहाजा असल जनादेश के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा, जब बिहार की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।